अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 है आपका, चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। तो ये जो चैप्टर नंबर 6 है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, आज हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 6.11। अब ये जो 6.11 आपकी एक्सरसाइज है ना, ये सारी स्टोरी सम क्वेश्चंस हैं। तो इसमें अब आपको क्या करना होगा, एक तो पहले आपको स्टोरी को समझना होगा कि स्टोरी में उसने कहा क्या है। स्टोरी से आपको डाटा निकालना होगा कि उसमें आपने ये इस बात पे गौर करना होगा कि आपको दिया क्या-क्या हुआ है। और फिर आपने ये देखना होगा कि उसमें उसने डिमांड क्या किया है। तो इन क्वेश्चंस में ज़रा आप इन चीज़ों पे नज़र रखिएगा। नंबर 1 कि डाटा में उसने आपको क्या-क्या दिया है, और नंबर 2 उसने डिमांड क्या किया है। इसके अलावा मैं इसमें आपको चंद एक छोटी-छोटी बातें साथ-साथ बताऊँगा, वो आप साथ-साथ बातें जो हैं वो साथ-साथ नोट कीजिएगा, तो आपको ये एक्सरसाइज़ भी समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.11। अब 6.11 का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है अ सम ऑफ रुपीज 10,400 इज पेड ऑफ इन 40 इंस्टॉलमेंट्स। के एक अमाउंट है 10,400 की, उसको 40 इंस्टॉलमेंट्स में आपने पे करना है। ठीक है, 40 इंस्टॉलमेंट्स बनानी है 10,400 की, सच दैट ईच इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 10 मोर। और इंस्टॉलमेंट्स आपने इस तरह से बनानी है कि हर अगली इंस्टॉलमेंट पिछली इंस्टॉलमेंट से 10 रुपये ज़्यादा हो। ठीक हो गया, 10 रुपीज़ पिछली इंस्टॉलमेंट की निस्बत अगली इंस्टॉलमेंट ज़्यादा हो। देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। आपने क्या निकालनी है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो अब ज़रा डाटा पे देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहली चीज़ है सम ऑफ रुपीज़ 10,400 दिया हुआ है। अब ये सम है, टोटल है। ठीक है, टोटल अमाउंट है, यानी कि ये 40 इंस्टॉलमेंट्स का सम है। तो 40 इंस्टॉलमेंट्स का सम 10,400 है, इसका मतलब ये एस एन की वैल्यू है। तो एस एन आ गया हमारे पास 10,400। फिर उसने कहा 40 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं 40, तो ये एन की वैल्यू होगी। एन आपके पास आ गया 40। फिर उसने कहा ईच इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 10 मोर। हर इंस्टॉलमेंट 10 रुपये ज़्यादा है, तो ये इनका कॉमन डिफरेंस आ गया है। यानी कि पहले इंस्टॉलमेंट में 10 ऐड करेंगे, अगली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। अगली इंस्टॉलमेंट में 10 ऐड करेंगे, उससे अगली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। जिस तरह आप 10-10 रुपये ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स बनती जाएंगी। तो ये डी की वैल्यू है आपके पास 10, ये कॉमन डिफरेंस है। और आपने क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। आपने पहली इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो इसका मतलब A1 आपने निकालना है। अब जरा डाटा को गौर से देखें, हमारे पास एस एन है, एन है, डी है, और A1 निकालना है। तो ये जो डी आ रहा है ना, ये डी इंडिकेट कर रहा है कि हमने अरिथमेटिक सीरीज के सम का फार्मूला यूज करना है। तो हमने जो फार्मूला यूज करना है वो आपके पास ये होगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब इसमें एस एन, एन और डी की वैल्यू को आप पुट कर दें। तो 10,400 इज इक्वल टू 40/2, 2a1 प्लस 40 माइनस वन, और डी की वैल्यू आ गई 10। तो ये हमने एस एन, एन और डी की वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको आप सॉल्व कर लें। तो सबसे पहला काम जो किया आपने वो यहाँ पर देख लें, मैं साथ साथ आपको एलेबोरेट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या किया, ये 2 को डिवाइड कर दिया 40 से, ये 40 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो 20 आ गया। और इसके बाद ये 40 माइनस वन किया, तो ये आपके पास 39 आ गया। तो सबसे पहले आपने इन दोनों को सॉल्व किया। उसके बाद ये जो 20 यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो रहा था, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड कर दिया है। 10,400 डिवाइडेड बाई 20, 2a1, और 39 को आपने मल्टीप्लाई कर लिया 10 से, तो ये आपके पास आ गया 390। ये आपने किया। उसके बाद आपने ये 20 को डिवाइड कर दिया, 10,400 को 20 से डिवाइड किया, तो जवाब आ गया 520। 520 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 390। फिर आप 390 को उठाकर इस तरफ ले आए, उस तरफ प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया। 420 माइनस 390 इज इक्वल टू 2a1, तो ये बन गया 130 इज इक्वल टू 2a1। 2 को डिवाइड कर दें, या इसको आप ऐसे लिख लें, 2a1 इज इक्वल टू 130। लेफ्ट को राइट साइड बना दें, राइट को लेफ्ट साइड बना दें। a1 इज इक्वल टू 130/2, 130 को 2 से डिवाइड कर दें, तो a1 की वैल्यू आ गई आपके पास 65 रुपीज़। तो पहली इंस्टॉलमेंट आपकी बनती है 65 रुपीज़ की। तो ये पहला बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट ₹1,50,000 एट एन एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 6% फॉर 8 ईयर्स।
एक इन्वेस्टर है, उसने 1,50,000 रुपीज़ जो है ना वो इन्वेस्ट किए हैं और उस पर एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट लगा है 6%। तो जब भी ये कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का वर्ड आएगा, ये ज़हन में रखिएगा, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का वर्ड आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट आएगा, तो याद रखिएगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन होगा। ये ज़हन में रखना है कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का वर्ड आएगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन होगा। और ये जो रेट दिया हुआ है ना 6%, इससे आप आर निकालेंगे। अब आप देखिए डाटा में हमारे पास क्या क्या है। इन्वेस्टमेंट है 1,50,000, ये वो अमाउंट है जो उसने पहले दी है, पहली मरतबा उसने इन्वेस्ट की है, तो ये A1 की वैल्यू होगी। A1 हो गया आपके पास 1,50,000। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है आपको 6% पर ईयर, ठीक है, 6% पर ईयर। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? आर बनेगा इज इक्वल टू 1+6% पर ईयर है ना, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है वो 6% है, तो 1+6% आएगा। फर्ज करें वो कहता कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का वर्ड आता, तो आर का फार्मूला बन जाता आर इज इक्वल टू 2+6%। वो कहता कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इज 6% पर 3 ईयर्स, तो यहाँ पे अगर 3 ईयर्स का वर्ड होता तो आर का फार्मूला बन जाता आर इज इक्वल टू 3+6%। तो जितने साल होंगे उनकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। नंबर ऑफ ईयर्स, ये नंबर ऑफ ईयर्स आ गए, तो आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स प्लस इंटरेस्ट रेट 6%। तो आर का फार्मूला बन गया 1+6%। अब इसको सॉल्व कर लें। ये जो 6% है इसका परसेंटेज खत्म करना है तो आप 100 से डिवाइड कर दें। तो आर इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 100, आर इज इक्वल टू 1+0.06। आर की वैल्यू आ गई आपके पास 1.06। तो ये आपके पास आर आ गया है। इसके बाद उसने कहा आफ्टर 8 ईयर्स, हमने ये देखना है कि 8 साल बाद उसकी जो अमाउंट है वो टोटल कितनी होगी। तो इसमें मैंने लिखा है कि आफ्टर 8 ईयर्स द अमाउंट ही गेट्स इन 9th ईयर। जब 8 साल उसका इंटरेस्ट लगता रहेगा, तो 8 साल बाद उसने सवाल में कहा है कि 8 साल बाद उसको उसकी जो टोटल अमाउंट है वो कितनी बनेगी। तो 8 साल बाद जो उसकी अमाउंट बनेगी वो 9वें साल के लिए बनेगी, 9th ईयर के लिए बनेगी। तो आफ्टर 8 ईयर मीन्स द अमाउंट ही गेट्स इन 9th ईयर, वो 9वें साल में कितनी अमाउंट हासिल करेगा। ठीक है, तो आपने इसमें क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू 9 होगी, तो आपने A9 फाइंड करना है। ठीक है, 9th ईयर में उसकी अमाउंट कितनी हो गई, 8 साल के बाद मतलब क्या है 9वें साल में, तो A9 आपने निकालना है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला आप यूज करेंगे, AN इज इक्वल टू A1R⁻n-1। अब आप वैल्यूज पुट कर लें। A9 इज इक्वल टू A1 आप देख सकते हैं कि वो 1,50,000 है, आर की वैल्यू आपने निकाली थी 1.06 और एन की वैल्यू आपके पास 9 है। तो A9 इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू 1.06 पावर 9 - 1, ये बन जाएगा A9 इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू 1.06 की पावर 8। अब 1.06 की पावर 8 आप कैलकुलेटर से निकालें, जो भी आंसर आएगा उसको 1,50,000 से मल्टीप्लाई कर लें, तो A9 आपके पास आ जाएगा 23,000 2,39,077 रुपीज़। तो A9 आपके पास ये आ जाएगा 239077 रुपीज़। तो ये आपने चंद एक बातें इसमें नोट कर लेनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। एक तो ये ज़हन में रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का वर्ड आया तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा, और इंटरेस्ट रेट कैसे निकालना है, पर ईयर निकालना है, तो 1+6% बनेगा आर का फार्मूला। ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 4084101 एट प्रेजेंट। कहता है इस वक्त एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो ये है 4,84,000 40,84,101। इस वक्त जो टाउन है ना उसकी पॉपुलेशन है 40,84,101। कहता है एंड 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 32 लाख थी। फाइंड इट्स रेट ऑफ इंक्रीज। आपने इसका रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है। देखिए वर्ड आया है रेट ऑफ इंक्रीज, ये आपने ज़हन में रखना है, रेट ऑफ इंक्रीज का वर्ड आया है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये ज़हन में रखना है कि इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 32 लाख। उसने कहा ना कि फिलहाल पॉपुलेशन जो है वो 40,84,101 है, और 5 साल पहले वो 32 लाख थी, यानी कि पहले जो पॉपुलेशन थी वो 32 लाख थी। तो इनिशियल पॉपुलेशन 32 लाख हो गई, यानी कि ये A1 की वैल्यू है 32 लैक्स।
तो ये A1 आ गया। 5 years ago means he is including the current population in is in 6th year। 5 साल पहले मैं अगर बात करूं, अभी 5 साल पहले ये था, अब क्या होगा, तो इसका मतलब है 5 साल पहले का मतलब है अब जो इस वक्त साल चल रहा है वो छठा साल चल रहा है, वो छठे साल की पॉपुलेशन असल में आपको दे रहा है। तो ये जो 40,84,101 है, ये 6th ईयर की पॉपुलेशन है, ये A6 की वैल्यू बनेगी। A6 इज इक्वल टू 40,84,101। अब आपने n की वैल्यू आपको नजर आ गई कि 6 हो गई है। अब आगे क्या देखें, एज पॉपुलेशन इंक्रीजेस पर ईयर, हर साल पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। अब हमने निकालना है रेट ऑफ इंक्रीज, रेट निकालना है। तो रेट का फार्मूला क्या होगा, अभी हमने पीछे देखा, आर इज इक्वल टू 1 प्लस रेट, पर ईयर निकालना है ना, हर साल, एक साल में। तो फिर वही बात है पिछली बात कि आर बराबर होगा 1 प्लस रेट के, तो हमने ये रेट निकालना है, ये जहन में रखना है आपने। तो पर ईयर का मतलब है नंबर ऑफ ईयर 1 है, तो 1 प्लस रेट, आर इज इक्वल टू 1 प्लस रेट, 2 ईयर्स होते हैं तो 2 प्लस रेट होता, 3 ईयर्स होते हैं तो 3 प्लस रेट होता। तो यहाँ पे आर हो जाएगा आर इज इक्वल टू 1 प्लस रेट। तो फार्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, फिर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला, क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीज का वर्ड आया है। रेट ऑफ इंक्रीज का जब भी वर्ड आएगा, अभी मैंने बताया कि कंपाउंड, उसमें भी लिखा हुआ था पिछले क्वेश्चन में कि रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था। तो रेट ऑफ इंक्रीज का वर्ड आया तो ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अब आपका फार्मूला बनेगा ए एन इज इक्वल टू A1 आर पावर n-1, इसमें आपने ये फार्मूला यूज करना है। तो ये फार्मूले छोटे छोटे करके आप बुक के ऊपर ही मेंशन कर लें कि किसमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। अब आप वैल्यूज पुट करें, n की वैल्यू 6 है, तो A6 इज इक्वल टू A1 आर पावर 6-1। A6 की वैल्यू देखें ऊपर लिखी हुई है 40,84,101, A1 की वैल्यू 32 लाख है, आर पावर 5 बन गया। अब आपने डिवाइड कर दिया 32 लाख को, जब आप डिवाइड करेंगे तो आर पावर 5 की वैल्यू आ जाएगी 1.2763। अब हमें आर की वैल्यू चाहिए सबसे पहले तो हम दोनों तरफ पावर 1/5 ले लेंगे, टेकिंग पावर 1/5 बोथ साइड्स। तो आर की पावर 5 इंटू 1/5 और 1.2763 की पावर 1/5, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आर बन जाएगा, और कैलकुलेटर से आप 1.2763 की पावर 1/5 निकालेंगे तो आर की वैल्यू 1.05 आएगी। अब आर की वैल्यू 1.05 आ गई, अब इसको आप यहाँ पर पुट कर लें, ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, आर इज इक्वल टू 1 प्लस रेट, ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। ये जो आर इज इक्वल टू 1 प्लस रेट लिखा हुआ आ रहा है, इसमें आप पुट कर लें, आर इज इक्वल टू 1 प्लस रेट लिखा हुआ है। अब आर की जगह पे 1.05 आ गया, 1 की जगह पे 1 प्लस रेट आ गया, तो 1.05 माइनस 1 करें तो रेट आपके पास क्या आ जाएगा, 0.05। अब इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आर परसेंटेज इज इक्वल टू 0.05 इंटू 100%, आर परसेंट रेट परसेंटेज में आ जाएगा 5%। तो उसकी जो परसेंटेज रेट ऑफ इंक्रीज आ रहा है वो 5% आ रहा है, यानी कि पॉपुलेशन हर साल 5% के हिसाब से बढ़ रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसको देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है डिटरमाइन द टोटल वर्थ ऑफ ₹5,000 इन्वेस्टमेंट आफ्टर 20 years इफ द इन्वेस्ट रेट इज 5% कंपाउंडेड एनुअली। आप देखिए कंपाउंडेड का वर्ड आया है, फिर वही बात है, जब कंपाउंडेड का वर्ड आ जाएगा तो वो कौन सा प्रोग्रेशन बनेगा, वो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा। ये मैंने दूसरे सवाल में भी बताया था। अब दूसरे सवाल में और इसमें एक फ़र्क है, इसमें आपने वर्थ निकालनी है, उसमें आपने सिर्फ टोटल निकालना था, इसमें आपने वर्थ निकालनी है। तो वर्थ आपने निकालनी है, वर्थ का मतलब क्या होगा कि आपने टोटल सम निकालना है। ठीक है, ये जेन में रखना है कि यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ लिखने की कि वर्थ का वर्ड आ रहा है यहाँ पे WORTH। तो वर्थ का मतलब ये होगा कि आपने टोटल सम निकालना है। अगर तो सिर्फ टोटल अमाउंट पूछी होती तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगा लेते, सिंपल फार्मूला। लेकिन जब वर्थ का वर्ड यूज आ जाएगा तो फिर इसका मतलब है आपने टोटल सम निकालना है कि भाई टोटल उसकी वर्थ कितनी बन गई है। तो आपको सम निकालना होगा, इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फार्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। तो फिर वही बात है, जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी वो 5,000 थी, तो वो आपकी A1 की वैल्यू बन गई, A1 बन गया 5,000। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद निकालनी है, यानी कि 21वें साल की में आपने बताना है कि उसकी टोटल वर्थ कितनी होगी। ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद। तो 20 साल के बाद का मतलब क्या है, 21वां साल। तो
एन की वैल्यू आपके पास होगी 21। इंटरेस्ट रेट था 5% पर ईयर। अभी आपने देखा इससे आपको आर की वैल्यू मिलेगी। आर किस तरह से आएगा? आर इज इक्वल टू 1 + 5%। 5% को वैल्यू में चेंज करें तो 5 को 100 से डिवाइड कर दें। आर इज इक्वल टू 1 + 5/100। आर इज इक्वल टू 1 + 0.05। आर की वैल्यू आ जाएगी 1.05। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का। अब एस एन इज इक्वल टू A1 आर पावर एन। अब देखो ये जो आर की वैल्यू आई है ना, ये ग्रेटर देन 1 आई है, 1 से बड़ी आई है। तो जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए तो ये हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था, तो उस वक्त सम का फार्मूला हम ये यूज करते हैं, एस एन इज इक्वल टू A1 इंटू आर पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें। एन की जगह पे 21 लगाया, एस 21 5000 इंटू 1.05 पावर 21 माइनस वन डिवाइडेड बाई 1.05 माइनस वन, तो बन गया 5000। अब आप एक काम करेंगे कि 1.05 की पावर कैलकुलेटर से निकालेंगे 21 और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.7859। और नीचे 1.05 माइनस 1 करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। अब 5000 को इस 1.7859 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 29 आ जाएगा 178,596 डिवाइडेड बाय, जब आप उसको 0.05 से डिवाइड करेंगे प्लस 21 की वैल्यू आ जाएगी 178,596 रुपीज़। तो ये असल में तो ये जो आपकी टोटल वर्थ बनी है ना, असल में वर्थ का मतलब यही होता है कि उसमें से आपने इन्वेस्टमेंट निकाल देनी है। इन्वेस्टमेंट के बगैर जो अमाउंट होती है ना, उसको टोटल वर्थ कहते हैं। तो ये उसकी टोटल वर्थ नहीं है। ये जो उसका आपके पास आंसर आया है ना, ये इसमें उसकी वो इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। वर्थ का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो अमाउंट बनी है वो वाली। तो इसमें से आपको 5000 माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल वर्थ बनेगी 178,596 माइनस 5000। तो टोटल वर्थ आ जाएगी 173,596 रुपीज़। तो असल एक्चुअल आंसर इसका ये बनता है। वही बात आ गई, 5000 इज सब्ट्रैक्टेड बिकॉज फॉर द इनिशियल पीरियड अमाउंट डज नॉट अर्न इंटरेस्ट। क्योंकि 5000 हमने इसलिए माइनस किया है कि पहले साल में 5000 पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई भी इंटरेस्ट उससे नहीं मिलेगा। दूसरे साल से उनको उसको इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। तो बात वही आ गई कि टोटल वर्थ जो होती है वो इन्वेस्टमेंट के बगैर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो अमाउंट बनती है वो आपकी टोटल वर्थ होती है। तो आपका जो जो आंसर आएगा उसमें से आपको वो इन्वेस्टमेंट माइनस करनी पड़ेगी, तो पता चलेगा कि उसके ऊपर जो उसकी अमाउंट बनी है उसकी वर्थ कितनी है। तो उसकी वर्थ बन गई है 173,596 रुपीज़। 5000 माइनस ज़रूर करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है अ वाटर टैंक डेवलप्स अ लीक, कि हमारे पास कोई एक पानी की टंकी है, उसमें कोई सुराख हो गया और उसमें से पानी लीक हो रहा है। ईच वीक द टैंक लूजेस 5 गैलन्स ऑफ वाटर। हर हफ्ते जो टंकी है ना वो 5 गैलन ऑफ वाटर जो है ना वो लूज कर रही है। इनिशियली द टैंक इज फुल, शुरू शुरू में टैंक फुल है, एंड कंटेन्स 2000 गैलन्स ऑफ वाटर। ये शुरू शुरू में लीक के बगैर जो गैलन के अंदर पानी है वो 2000 गैलन्स है। अब पहले पार्ट में कहता है हाउ मैनी गैलन्स आर देयर इन द टैंक 20 वीक्स लेटर, कि 20 हफ्तों के बाद उस टैंक में कितना पानी होगा। हाउ मैनी वीक्स अंटिल द टैंक इज हाफ फुल, कि कितने हफ्तों के बाद जो टैंक है वो हाफ फुल हो जाएगा। हाउ मैनी वीक्स द टैंक इज एम्प्टी, और टैंक एम्प्टी कब होगा। तो सबसे पहले तो देखें जो आपको डाटा दिया हुआ है। इनिशियली टोटल गैलन्स इन वाटर टैंक इज 2000। आप देख सकते हैं कि शुरू शुरू में जो टैंकी थी उसमें 2000 गैलन्स ऑफ वाटर था। तो इनिशियली टोटल गैलन्स इन द वाटर टैंक इज 2000। लीकेज ऑफ वाटर क्या बताइए उसने? 5। लीकेज ऑफ वाटर इन ईच वीक इज 5। उसके बाद अब ये जो सीक्वेंस ऑफ गैलन इन वाटर टैंक है वो क्या बनेगा? पहले हफ्ते में होगा 2000, फिर 5 गैलन कम हो गया तो 1995 बन गया, फिर 5 गैलन कम हो गया 1990 बन गया। तो ये आपका एक सीक्वेंस बन रहा है, इसमें देखिए 5 5 5 कम होता जा रहा है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि 5 5 5 माइनस करते जाएं, 5 5 5 कम करते जाएं। तो ये आपके पास यहाँ पे निशानी मिल गई कि ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो ये प्रोग्रेशन बना लें आप। अब हम पहले पार्ट की तरफ आते हैं। टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है? 20 वीक्स। हमने देखना है 20 हफ्तों में उस टैंक में कितना पानी रह गया। अब देखें, एज गैलन इन द वाटर टैंक 20 वीक्स लेटर मींस गैलन ऑफ वाटर टैंक इन 21st वीक। हमने यही बताना ना कि 20 हफ्तों के बाद यानी कि 21वें हफ्ते में उस टैंकी में कितना पानी रह जाएगा। तो यहाँ पर ये ज़हन में रखना है कि एन की वैल्यू 21 होगी।
तो A1 आ गया 2000, डी आप निकाल सकते हैं, सीक्वेंस आपको ऊपर दिया हुआ है, 1995 माइनस 2000 करें तो -5 आएगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो डी की वैल्यू 5 नहीं -5 होगी। और एन की वैल्यू आपके पास होगी 21, क्योंकि हमने 20 हफ्तों के बाद 21वें हफ्ते में बताना है कि उसमें कितना पानी रह गया है। तो फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन डी, इसमें वैल्यूज पुट करें। A21 इज इक्वल टू 2000 प्लस 21 माइनस वन इंटू -5। A21 इज इक्वल टू 2000 प्लस 20 इंटू -5। A21 इज इक्वल टू 2000 माइनस 100, तो A21 आ गया 1900 गैलन्स। तो 20 हफ्तों के बाद 21वें हफ्ते में या 21वें हफ्ते के शुरू में उस टैंकी के अंदर 1900 गैलन्स ऑफ वाटर वाटर होगा। तो ये इसका पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में कहता है इनिशियली द टैंक कंटेन्स 2000 गैलन्स ऑफ वाटर। अब दूसरे पार्ट आप दोबारा से पीछे देख लें, दूसरे पार्ट में उसने क्या कहा था कि आपने बताना है हाउ मेनी वीक्स अंटिल द टैंक इज हाफ फुल। क्या आपने बताना है कि कितने हफ्तों के बाद जो टैंक है वो हाफ फुल होगा, आधा हो जाएगा। अब शुरू करते हैं कि इनिशियली शुरू शुरू में जो टैंक था उसके अंदर कितना पानी था, 2000 गैलन्स ऑफ वाटर। तो हाफ फुल मीन्स टैंक शुड कंटेन 1000 गैलन्स ऑफ वाटर। हाफ फुल का मतलब ये होता है कि जो टैंक होगा उसमें 1000 गैलन ऑफ वाटर होगा, हाफ हो जाएगा। तो ये ए एन की वैल्यू है 10,000। तो हमारे पास डी जो है -5 है, A1 2000 है, हमें एन निकालना है। उसने क्योंकि पूछा है हाउ मेनी वीक्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ वीक्स, तो बेसिकली आपने एन फाइंड करना है। एन मीन्स नंबर ऑफ वीक्स, तो एन फाइंड करना है। ए एन की वैल्यू 1000 होगी, डी की वैल्यू -5, A1 की वैल्यू 2000 होगी। फिर हमने यही फार्मूला यूज किया, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन डी। वैल्यूज पुट की, 1000 इज इक्वल टू 2000 प्लस एन माइनस वन इंटू -5। 1000 में से 2000 माइनस कर दें इज इक्वल टू माइनस एन प्लस फाइव। तो -1000 इज इक्वल टू -5n+5। ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -1000 -5 इज इक्वल टू -5n। तो -1005 डिवाइडेड बाय -5 करेंगे तो n की वैल्यू 201 आएगी। अब ये जो 201 है ना, ये नंबर ऑफ वीक है, यानी कि इसका मतलब है जो टैंक है ना वो 201th वीक के स्टार्ट में हाफ वीक हो जाएगा, हाफ एम्प्टी हो जाएगा। बिल्कुल 201वां जब हफ्ता शुरू होगा तो आपका जो टैंक है वो हाफ फुल हो जाएगा, यानी कि 200th वीक में वो हाफ फुल हो जाएगा। 201th वीक में तो वो हाफ फुल हो चुका होगा, उससे और कम होना शुरू हो जाएगा, तो 200th वीक में वो हाफ फुल हो जाएगा। तो गैलन इज हाफ एम्प्टी बाय 200th वीक। असल में 200th वीक में जो गैलन है वो हाफ एम्प्टी हो जाएगा। फिर तीसरे पार्ट में क्या है, फुल एम्प्टी कब होगा। अब जब टैंक फुल एम्प्टी होगा तो वाटर टैंक के अंदर जो पानी है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आपने ए एन को जीरो पुट कर देना है। A1 की वैल्यू 2000 है, डी की वैल्यू -5 है और एन की वैल्यू आपने निकालनी है। फिर नंबर ऑफ वीक्स ही निकालने हैं हमने, यानी कि एन निकालना है। तो एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन डी, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 2000 प्लस एन माइनस वन इंटू -5। 2000 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए, -2000 इज इक्वल टू -5n+5, -5 को भी राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले गए। -2000 -5 इज इक्वल टू -5n, -2005 इज इक्वल टू -5n, -5 को डिवाइड करें, एन की वैल्यू 401 आएगी। फिर वही बात आ गई, ये 401th वीक का स्टार्ट है, यानी कि 401th वीक जैसे ही स्टार्ट होगा वो टैंक खाली हो चुका होगा। तो टैंक एक्चुअली खाली कब हुआ, 400th वीक में। सो टैंक इज फुल एम्प्टी अंटिल 400th वीक। 400 जब हफ्ता शुरू हुआ तो वो खाली हो चुका था, 401वें हफ्ते में तो वो बिल्कुल खाली हो गया था। फुल एम्प्टी कब हुआ, 400th वीक में। सो टैंक इज फुल एम्प्टी अंटिल 200th वीक्स, 400th वीक्स। ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अ ड्रग कंपनी हैज मैन्युफैक्चर्ड 7 मिलियन डोजेस पर मंथ। कि हमारे पास कोई एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, एक ड्रग कंपनी है, वो क्या कर रही है, वो हर महीने 7 मिलियन डोजेस बना रही है। किसी मैन्युफैक्चर 7 मिलियन डोजेस पर मंथ, कि वो जो मेडिसिन है उसकी 7 मिलियन डोजेस बना रही है पर मंथ। दे प्रॉमिस एडिशनल प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 1.4 मिलियन डोजेस पर मंथ। और उन्होंने वादा किया है कि हम 1.4 मिलियन डोजेस पर मंथ बढ़ाएंगे ओवर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल में। अगले साल में उन्होंने 1.4 मिलियन डोजेस पर मंथ बढ़ा देनी है। तो पहले पार्ट में कहता है हाउ मेनी डोजेस ऑफ वैक्सीन इन टोटल हैव बीन प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ ईयर। एक साल बाद उन्होंने कितनी टोटल जो वैक्सीन हैं वो बना ली हैं। फिर कहते हैं जनरल टर्म ए एन डिस्क्राइब्स द टोटल नंबर ऑफ डोजेस ऑफ वैक्सीन प्रोड्यूस्ड। ए एन क्या है,
ये टोटल नंबर ऑफ वैक्सीन्स हैं जो वो प्रोड्यूस कर रही है। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ वेरिएबल एन, इसमें आपने बताना है कि एन का मतलब क्या होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम। फाइंड जनरल टर्म ए एन, आप और आपने ये जनरल टर्म ए एन निकालनी है। फिर सी पार्ट में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टेन एंड इंटरप्रेट इट्स मीनिंग इन वर्ड्स। आपने ए टेन भी निकालना है और उसका मतलब भी बताना है वर्ड्स में। अब आप पहले तो डाटा देखें। तो ए वन आपके पास 7 है, 7 मिलियन डोजेस बना रही है पर मंथ। तो ए वन की वैल्यू होगी 7। एडिशनल प्रोडक्शन पर मंथ कितनी उन्होंने कही है 1.4 मिलियन डोजेस पर मंथ। तो उन्होंने 1.4 मिलियन डोजेस पर मंथ जो है ना वो एडिशनल प्रोडक्शन करनी है। तो एडिशनल प्रोडक्शन पर मंथ आ गई 1.4। अब पहला पार्ट देखें, नंबर ऑफ डोजेज इन ईयर, एक साल में वो कितनी नंबर ऑफ डोजेज बनाएंगे। तो वो आ जाएगी ये 7 प्लस 1.4 पर मंथ थी, तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12। तो 12 इंटू 1.4, 7 उनकी पर मंथ प्रोडक्शन थी, प्लस 12 टाइम्स 1.4। अब उन्होंने 1.4 एडिशनल प्रोडक्शन करनी है हर महीने। तो 12 इंटू 1.4 आप कर दें, तो आपके पास नंबर ऑफ डोजेज आ जाएंगी 7 प्लस 16.8। तो नंबर ऑफ डोजेज इन ईयर आ जाएंगी 23.8 मिलियन डोजेज पर ईयर। नंबर ऑफ एक साल में जो उन्होंने प्रोडक्शन करनी है मेडिसिन की वो 23.8 मिलियन डोजेज हैं। फिर बी पार्ट पे आ जाएं। अब स्टॉक इन द स्टार्ट, स्टार्ट में स्टॉक कितना था हमारा 7 मिलियन डोजेज पर मंथ। स्टॉक आफ्टर फर्स्ट मंथ कितना बनेगा पहले मंथ में 7 प्लस 1 इंटू 1.4, 1.4 उन्होंने अब एडिशनल प्रोडक्शन कर ली है। तो 7 प्लस 1 इंटू 1.4। सेकेंड मंथ में क्या हो जाएगी 7 प्लस 2 इंटू 1.4। दूसरे मंथ में उन्होंने 2 टाइम्स 1.4 प्रोडक्शन कर लेनी है, ज़्यादा कर लेनी है। तीसरे मंथ में क्या हो जाएगी 7 प्लस 3 इंटू 1.4। तो इसकी nth टर्म क्या बनेगी स्टॉक आफ्टर nth मंथ 7 प्लस n इंटू 1.4। अब आप देख सकते हैं सब में 7 7 7 शुरू में आ रहा है तो इसलिए 7 आ गया। जो आपने पहले 3 मंथ का डाटा बनाया उसमें ब्रैकेट में 1.4 1.4 1.4 आ रहा है तो ब्रैकेट में 1.4 आ गया। पहले महीने में 1 आ गया, दूसरे महीने में 2 आ गया, तीसरे महीने में 3 आ गया, तो nth महीने में कितनी आ जाएगी यहाँ पे n आ जाएगा। तो स्टॉक आफ्टर nth मंथ आपका क्या बन जाएगा 7 प्लस n इंटू 1.4। अब इस n का मतलब क्या है, यानी कि ये हमारे पास nth टर्म आ गई है, ए एन आ गई है। ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस n इंटू 1.4। तो इन द कॉन्टेक्स्ट एन शोज द एडिशनल प्रोडक्शन फॉर ईच नेक्स्ट मंथ। एन क्या बता रहा है आपको, एन बता रहा है कि हर मंथ में उसने कितनी एडिशनल प्रोडक्शन करनी है। एन ये बता रहा है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। अब सी देखें। अब ए एन इज इक्वल टू आपके पास, अब आपने ए टेन निकालना है और उसका मतलब इंटरप्रेट करना है। सी पार्ट में उसने कहा ए टेन निकालें, तो आपके पास देखें आपने nth टर्म निकाल लिया है। ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस एन इंटू 1.4। आप इसमें एन की जगह पे 10 पुट कर दें। ए टेन इज इक्वल टू 7 प्लस 10 इंटू 1.4। ए टेन आ गया 7 प्लस 14, तो आपके पास ए टेन आ जाएगा 21 मिलियन। तो ए टेन शोज द स्टॉक प्रोडक्शन ऑफ 10 मंथ्स। ए टेन आपको बता रहा है कि 10 मंथ का उसका स्टॉक प्रोडक्शन क्या होगा प्लस अवेलेबल स्टॉक, और उनके पास जो अवेलेबल स्टॉक है वो कितना है, यानी कि 21 में आपकी एडिशनल प्रोडक्शन भी आ रही है और जो उनके पास 7 मिलियन का पहला स्टॉक था वो भी शामिल है। तो ए टेन शोज द स्टॉक प्रोडक्शन ऑफ 10 मंथ्स प्लस अवेलेबल स्टॉक, ये बता रहा है आपको। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएं। कहता है एट अ टूल बूथ, कि जिस तरह से आपका वो मोटरवे पे जाएं तो वो टूल बूथ आता है ना जहाँ से गाड़ी पास होती है, वो अपना टोकन वगैरह लेती है। तो कहता है एट अ टूल बूथ द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू ड्यूरिंग द फर्स्ट मिनट इज 100। कि टूल बूथ से जो नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हो रही हैं पहले मिनट, फर्स्ट मिनट में वो 100 है। ड्यू टू रोड कंजेशन, क्योंकि रोड तंग है, ईच मिनट ओनली 80% ऑफ द व्हीकल्स फ्रॉम द प्रीवियस मैनेज टू पास। कि 80% जो गाड़ियां हैं वो पिछले मिनट की निस्बत जो है ना अगले मिनट में वो पास हो रही हैं, यानी कि पहले 100 पास हो रही थी, फिर अगले मिनट में 80% गुजर गई, 20% रह गई, फिर उससे अगले मिनट में फिर 80% गुजर गई और उसका 20% रह गई। पहले पार्ट में कहता है रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू ईच मिनट एज अ सीक्वेंस। आपने सीक्वेंस बना के देना है कि हर मिनट में कितनी गाड़ियां पास हो रही हैं। दूसरे पार्ट में कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पास थ्रू इन 15 मिनट्स। फिर आपने बताना है कि 15 मिनट में कितनी गाड़ियां पास हो गई। फिर कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन पास इन द लॉन्ग रन। कहता है कि आप बताएं कि अगर हम टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा ले लें, टाइम ज़्यादा कर लें,
तो मैक्सिमम कितनी कोई गाड़ियाँ उसमें से गुज़र सकती हैं, और इसने ब्रैकेट में लिखा है एज़ टाइम टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कि अगर आप टाइम को इन्फिनिटी कर दें, टाइम को बहुत ज़्यादा कर दें, तो फिर मैक्सिमम कितनी गाड़ियाँ उसमें से पास हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, पहले पार्ट में व्हीकल्स पासिंग थ्रू फर्स्ट मिनट। अब आपको पता है पहले मिनट में 100 व्हीकल्स पास हो गई थी और दूसरे मिनट में फिर 80% व्हीकल्स पास हुई थी। तो व्हीकल्स पासिंग थ्रू फर्स्ट मिनट, उसको आप A1 कह लें, वो 100 आ गया। व्हीकल पासिंग थ्रू द सेकंड मिनट, अब ये जो सेकंड मिनट है इसको मैंने A1 गलती से लिख दिया, ये A1 नहीं होगा, ये A2 होगा। दैट विल बी ए, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपके पास A1 नहीं है, ये आपके पास A2 है। तो A2 क्या है, सेकंड मिनट में कितनी व्हीकल्स पास हुई। अब वो 80% व्हीकल्स पास हुई, तो 100 का 80% निकाल लें, 100 इंटू 80%। तो 80 का A2 आ जाएगा 100 इंटू 80/100। 80% का परसेंट खत्म करना है तो 100 से डिवाइड कर दें। 100 इंटू 80/100 इज इक्वल टू 80। वैसे भी आपको पता है 100 का 80% 80 ही आना। तो दूसरे मिनट में 80 व्हीकल्स पास हुई। अब तीसरे मिनट में कितनी पास होंगी, व्हीकल्स पासिंग थ्रू द थर्ड मिनट। अब तीसरे मिनट में 80 का 80% जो है ना वो पास होंगी। ठीक है, पहले में 100 का 80%, दूसरे में 80 का 80%। A3 आ गया 80 इंटू 80%, इसको भी सॉल्व कर लें। A3 इज इक्वल टू 80 इंटू 80/100, तो ये जवाब आपको 64 मिलेगा। तो सीक्वेंस आपको पता है कैसे लिखते हैं, A1 A2 A3 कॉमास के साथ। अब आप इसमें वैल्यूज लगा दें तो 100 80 64 एंड सो ऑन, ये आपका सीक्वेंस बनेगा। तो ये हमने सीक्वेंस बता दिया है। अब दूसरे पार्ट में देखें, ये 100 80 ये 64, आप देख लें इनमें से डिफरेंस डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा। अगर आप इनको डिवाइड करके देखें तो रेशो सेम आएगी। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा है, यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 100 कर लें, 64 डिवाइडेड बाय 80 कर लें, तो आप देखेंगे आर सेम आएगा, डिवाइड करने से आंसर सेम आएंगे। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा है। तो ये जो सीक्वेंस बन गया आपका 100 80 64, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें A1 की वैल्यू 100 आ गई। R कैसे निकालते हैं, पहली दो वैल्यू में से 80 डिवाइडेड बाय 100 करें, 4/8 आएगा, 0.8 आ गया। अब 0.8 जो है ना ये लेस देन 1 है, और n की वैल्यू 15 होगी, क्योंकि उसने कहा है कि 15 मिनट में कितनी व्हीकल पास हो रही हैं। तो वी नीड टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स का मतलब है आपने सम निकालना है, पासिंग थ्रू 15 मिनट्स। तो आप ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फार्मूला यूज कर लें। Sn इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। एन की वैल्यू 15, A1 की वैल्यू 100 और R की वैल्यू 0.8 पुट करें, तो S15 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 माइनस 0.8 पावर 15 ओवर 1 माइनस 0.8। तो S15 आ जाएगा 100 इंटू 1 माइनस 0.8 की पावर 15, आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 0.035 आएगा, और नीचे 1 माइनस 0.8 करेंगे तो 0.2 आएगा। तो S15 आ गया 100 इंटू 0.965 डिवाइडेड बाई 0.2। S15 आएगा 482.5। अब 0.5 को ख़त्म कर दें तो पता चलता है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू 15 मिनट्स विल बी 482, कि 15वें मिनट में 482 व्हीकल्स पास हो जाएंगी। अब इन द लॉन्ग रन मींस सीक्वेंस इज इनफिनिट। अब उसने खुद कहा था ना तीसरे पार्ट में कि एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या है, इन द लॉन्ग रन मींस सीक्वेंस इज इनफिनिट। और जब सीक्वेंस इनफिनिट हो जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इनफिनिट सीरीज के सम का फार्मूला आप यूज करेंगे, और वो ये होता है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस आर। तो आप वैल्यूज पुट करें, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 100 ओवर 1 माइनस 0.08, 100 डिवाइडेड बाय 0.2, दस इन्फिनिटी आ जाएगा 500। तो पता चला लॉन्ग रन में अगर हम टाइम बहुत ज़्यादा ज़्यादा कर लें तो आपकी 500 मैक्सिमम गाड़ियाँ पास हो सकती हैं स्टूल बूथ से। तो ये आपका इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ सम ऑफ रुपीज 5000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लें, जब भी वर्ड सिंपल इंटरेस्ट आएगा, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने बताया था ना, जब कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्ड यूज आएगा तो इसका मतलब है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर सिंपल इंटरेस्ट का वर्ड यूज आएगा ना तो इसका मतलब होगा कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये अब आप जेन में रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। A sum of rupees 5000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate interest at the end of year. Do these interest form an AP? अब उसने खुद ही आपको इसमें देखें क्वेश्चन में हवाला दे दिया है कि अगर वो पूछ रहा है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, तो इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बनने वाला है। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। आपने बताना है कि 20 साल के बाद 20 साल के एंड पे या 20 साल के बाद पे उसका इंटरेस्ट क्या बनता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास रुपीज 5000,
और रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है, परसेंट खत्म कर लें 8 डिवाइडेड बाय 100। टोटल टाइम ड्यूरेशन है 20 ईयर्स। तो इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, पहले साल के बाद इंटरेस्ट क्या बनेगा, 5000 का 8% निकाल लें, 8/100 इंटू 5000। ये बेसिकली मैंने क्या किया है, कि मैंने पहले साल का अगर इंटरेस्ट निकालना है तो मैंने 5000 का 8% निकाल लिया। 8% निकालने के लिए क्या करूंगा, 8% से मल्टीप्लाई करूंगा, और परसेंट खत्म करें तो 8/100 बन जाएगा। तो 8/100 इंटू 5000 वो बनेगा 400। तो इंटरेस्ट आफ्टर सेकंड ईयर, दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो साथ 2 आ जाएगा, 2 इंटू 8/100 इंटू 5000, इसका आंसर आ जाएगा 800। अगर आप तीसरे साल में निकालेंगे तो वो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए पहला 400 बना, फिर 800 बना, तो तीसरे का क्या बनेगा, 1200 बन जाएगा। तो सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 400, 800 एंड 1200 एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस 400 आ रहा है, कि 400 में 400 ऐड किया 800 हो गया, 800 में 400 ऐड किया 1200 हो गया। तो सो इट फॉर्म एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। फिर उसने कहा कि 20 ईयर्स में उसके एंड पे उसका जो है ना वो कितना बनेगा, अ, यानी कि 20वें साल के एंड पे, अब 20वें साल में ही रहना है आपने। उसने ये नहीं कहा 20 साल के बाद, बाद का होता तो हम एन की वैल्यू 21 ले लेते। अब 20वें साल के एंड में 20वें साल में रहना है। अब आप फाइंड करेंगे, नाउ इंटरेस्ट आफ्टर का वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, आफ्टर आप खत्म कर दें। नाउ इंटरेस्ट एट 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट आएगा, तो A20 का फार्मूला यूज कर लें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। A20 इज इक्वल टू A1 प्लस 19D, वैल्यूज पुट करें, A20 इज इक्वल टू 400 प्लस 19 इंटू 400, A20 आ जाएगा 8000 रुपीज़। तो 20वें साल के अंदर रहते हुए उसके एंड तक उसका जो इंटरेस्ट बन जाएगा वो 8000 रुपीज़ बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन 8 हो गया। Hence, interest at the end of 20th year will be 8000। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, कहते हैं अ मशीन इज परचेज फॉर रुपीज 20,000, कि आपने एक मशीन परचेज की है 20,000 की। डेप्रिसिएशन बीइंग कैलकुलेटेड ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू। अब उसकी जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कमी, डिमिनिशिंग वैल्यू का मतलब है उसकी हालत के हिसाब से। आपको पता है जैसे जैसे टाइम गुजरता है हालत खराब से खराब होती जाती है। तो डेप्रिसिएशन 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स, पहले 4 साल में उसकी जो डेप्रिसिएशन होगी, उसकी वैल्यू में जो कमी होगी वो 6% पर ईयर होगी। एंड आफ्टर 8 ईयर्स एंड ऑफ 4 ईयर्स एंड 8% पर ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर्स, और उसके 6 साल बाद उसकी जो डेप्रिसिएशन बनेगी वो 8% पर ईयर बनेगी। फाइंड द अमाउंट ऑफ मशीन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, के 10 साल के बाद, ठीक है 10 साल में नहीं, 10 साल के बाद उसकी जो है वो अमाउंट कितनी रह जाएगी। तो करंट अमाउंट ऑफ मशीन है उसको आप A1 कह लें। A1 आ गया आपके पास 20,000। डेप्रिसिएशन रेट 6% है, परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0.06 आ गया। तो डेप्रिसिएशन पर ईयर, अब चूंकि डेप्रिसिएशन कमी को कहते हैं तो इसका फार्मूला बनेगा आर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.06। तो आर की वैल्यू 0.94 आ जाएगी। फॉर द अमाउंट ऑफ फर्स्ट 4 ईयर्स, कि पहले 4 साल में उसके में कितनी कमी आ गई। तो पहले 4 साल में जब उसकी वैल्यू में कमी आएगी तो उसकी जो वैल्यू बनेगी वो 5वें साल के लिए बनेगी। तो एन की वैल्यू आपने 5 लेनी है। तो ए एन इज इक्वल टू A1 आर पावर n माइनस वन, या फार्मूला यूज करेंगे। A5 इज इक्वल टू 2000 इंटू 0.94 की पावर 5 - 1। A5 आ गया 20,000 और 0.94 की पावर 4 बनती है, कैलकुलेटर से निकालें तो 0.7807 आ गई। मल्टीप्लाई करेंगे तो A5 आ गया 15,616। तो 4 साल बाद 5वें साल उसकी जो कीमत बनेगी वो बनेगी 15,616। अब इससे आगे चलना है। अब इससे आगे जो है ना वो डेप्रिसिएशन 8% हो रही है फॉर फर्दर 6 ईयर्स। A1 हो गया। अब ये जो अमाउंट बन गई है ना ये अगले 6 साल के लिए उसकी जो पहली अमाउंट है वो बन गई 15,615। तो डेप्रिसिएशन रेट अब 8% है, यानी कि 0.08। आर की वैल्यू बनेगी 1 माइनस 0.08, आर आ गया 0.92 आफ्टर 6 ईयर्स। अब फिर वही बात उसने कहा था कि अगले 6 साल के लिए उसमें डेप्रिसिएशन हो रही है वो 8% हो रही है। तो 6 साल के बाद अब उसमें कमी होकर जो कीमत बनेगी वो 7वें साल की बनेगी। तो आपने एन की वैल्यू 7 ले लेनी है। तो A n इज इक्वल टू A1 आर पावर n माइनस वन, ये फार्मूला यूज करें। A7 आ गया 15,650 इंटू 0.92 पावर 7 - 1। 0.92 पावर 7 - 1 वो 6 बनता है, सॉल्व करेंगे तो 0.6064 आ गया, मल्टीप्लाई करें
तो A7 आपके पास आ जाएगा 9468.23। तो अगले 6 साल के बाद उसकी जो कीमत बनेगी वो बनेगी 9468 रुपीज़। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। टू कार स्टार्ट टुगेदर इन सेम डायरेक्शन। दो गाड़ियां हैं जिन्होंने एक ही डायरेक्शन में अपना सफर शुरू किया फ्रॉम द सेम प्लेस, एक ही जगह से। फर्स्ट गोज विद यूनिफॉर्म स्पीड। पहली जो है ना वो एक ही यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर। द सेकंड गोज एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरी है वो 12 किलोमीटर पर आवर से अपनी जो है ना वो सफर शुरू करती है इन द फर्स्ट आवर एंड इंक्रीजेज द स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर ईच सक्सीडिंग आवर। कि पहली दूसरी जो गाड़ी है ना वो 12 किलोमीटर पर आवर से अपना सफर शुरू करेगी और हर घंटे में एक एक किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड बढ़ाएगी। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटों के बाद, विल द सेकंड कार ओवरटेक्स द फर्स्ट कार, की दूसरी कार पहली कार को ओवरटेक करेगी इफ बोथ कार्स गो ऑन नॉन स्टॉप, अगर दोनों गाड़ियां नॉन स्टॉप जाएं। तो फर्ज कर लेते हैं लेट द सेकंड कार ओवरटेक्स द फर्स्ट कार इन T आवर्स। फर्ज करते हैं कि जो पहली गाड़ी है वो दूसरी गाड़ी को T आवर्स के बाद, T घंटों के बाद जो है ना वो ओवरटेक करेगी। नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बोथ कार्स इन टाइम टी। अब पहला काम आपने ये करना कि आपने दोनों गाड़ियों का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है टाइम टी के अंदर। अब आपने फार्मूला पढ़ा, पहली कार ले लें फॉर द फर्स्ट कार। अब उसकी वेलोसिटी क्या थी 20 और टाइम टी है, तो आपने इसकी वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा हुआ है एस इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा हुआ है एस इज इक्वल टू वी टी। एस डिस्टेंस है, वी वेलोसिटी है, टी टाइम है। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एस बराबर होता है वी टी। अब वी और टी की वैल्यू लगा दें तो एस इज इक्वल टू 20 टी आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद फॉर सेकंड कार, अब दूसरी कार की तरफ आते हैं। वी आ गया 12, टाइम आ गया टी। अब ये आपकी एक सीरीज बनेगी। अब आपको पता है गाड़ी 12 से शुरू हुई थी, फिर एक एक घंटा ऐड होता गया। तो पहले घंटे में उसकी स्पीड थी 12, अगले घंटे में 13 होगी, अगले घंटे में 14 होगी। तो ये आपका एक प्रोग्रेशन बन रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। A1 की वैल्यू 12 आ गई, डी की वैल्यू 1 आ गई, एन की वैल्यू टी होगी। अब आपने एस एन निकालना है कि भी टोटल उसने उसकी जो डिस्टेंस है उसने कितना कवर किया। तो ये हो गया एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। इसमें आप वैल्यूज पुट करें। एस टी इज इक्वल टू टी बाई टू इंटू 12 प्लस टी माइनस वन इंटू वन। एस टी आ गया टी बाई टू 24 प्लस टी माइनस वन। एस टी आ गया टी बाई टू 23 प्लस टी। अब ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 थी 20 टी और ये आ गई टी बाई टू 23 प्लस टी। अब एक बात आप गौर से देखें, जब दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को क्रॉस करेगी उससे पहले एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होंगी। अब आपको पता है पहली गाड़ी ने आगे निकल जाना है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी गाड़ी 12 से शुरू हुई है वो पीछे रह गई। तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी के करीब आते आते एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों गाड़ियां एक ही डिस्टेंस पर आ जाएंगी, एक ही डिस्टेंस कवर कर रही होंगी, एक ही जितना फासला तय कर चुकी होंगी। व्हेन द सेकंड कार ओवरटेक्स बोथ विल बी कवरिंग द सेम डिस्टेंस। तो उससे पहले क्या होगा कि दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रही होंगी। तो आप दोनों की इक्वेशन को इक्वेट कर दें, बराबर कर दें। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो टी बाई टू 23 प्लस टी इज इक्वल टू 20 टी। टू को इधर ला के मल्टीप्लाई कर लें तो टी इंटू 23 प्लस टी इज इक्वल टू 40 टी। टी को भी मल्टीप्लाई कर लें 23 टी प्लस टी स्केयर इज इक्वल टू 43। अब एक आप इक्वेशन बना लें टी स्केयर प्लस 23 टी माइनस 40 टी इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज हो सकती है। अच्छा हम बल्कि एक और देखें कि टी स्केयर फैक्टराइज क्या करना है, 23 टी माइनस 40 टी क्या बन जाएगा 17 टी माइनस 17 टी। तो टी स्केयर माइनस 17 टी इज इक्वल टू 0। टी कॉमन ले लें, टी इंटू टी माइनस 17 इज इक्वल टू 0। टी 0 आ जाएगा और टी की वैल्यू 17 आ जाएगी। तो इसका मतलब है दोनों गाड़ियां एक तो शुरू में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कवर कर रही थी और जब 17वां घंटा आया 17th आवर तब दोनों एक सेम डिस्टेंस जो है ना वो कवर कर रही थी। तो इसका मतलब है दूसरी गाड़ी 17th आवर के बाद जो है वो ओवरटेक कर जाएगी। तो बोथ कार आर एट द सेम डिस्टेंस एट टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 17 आवर। आगे आप बेशक ये बात ऐड कर लें कि सेकंड कार विल ओवरटेक द फर्स्ट कार आफ्टर 17th आवर। 17वें घंटे के बाद दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को ओवरटेक करेगी। ठीक हो गया जी, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 150 वर्कर्स वर इंगेज टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज। के टोटल 150 वर्कर्स थे जिनको इंगेज किया गया कि एक काम खत्म करने के लिए कुछ दिनों में। 5 वर्कर्स ड्रॉप द सेकंड डे।
अब दूसरे ही दिन 5 वर्कर ड्रॉप हो गए, 5 मोर ड्रॉप नेक्स्ट डे, और उससे अगले दिन 5 और ड्रॉप हो गए एंड सो ऑन, और इस तरह चलता रहा। इट टेक्स 10 मोर डेज टू फिनिश द वर्क नाउ। अब क्योंकि वर्कर्स 5-5 कम होते जा रहे हैं, तो जो दिन चाहिए थे काम मुकम्मल होने के लिए, उसकी बजाय 10 दिन और लग गए। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क हैज़ कंप्लीटेड। आप बताएं कि कितने दिनों में वर्क कंप्लीट होगा। इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स टू फिनिश द वर्क। शुरू-शुरू में कितने वर्कर्स थे काम मुकम्मल करने के लिए? 150। ड्रॉप नंबर ऑफ वर्कर्स ईच डे। हर हफ्ते कितने हर रोज कितने वर्कर्स ड्रॉप हो रहे हैं? 5। एडिशनल नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क। कितने नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लग गए वर्क को फिनिश करने के लिए? 10। तो हम फर्ज कर लेते हैं लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क इन 150 डेज। हम फर्ज कर लेते हैं कि एक्स नंबर ऑफ डेज हैं 150 डेज में वर्क को मुकम्मल करने के लिए। तो टोटल पीस ऑफ वर्क कितना बनेगा? नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, 150 इंटू एक्स। तो टोटल पीस ऑफ वर्क बनेगा 150 एक्स। तो एज इट टेक्स 10 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। अब उसने खुद कहा कि 10 दिन ज़्यादा लगेंगे वर्क को मुकम्मल करने के लिए। दस द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स टू फिनिश द वर्क इज। वो जो सीक्वेंस है वो क्या बनेगा? पहले दिन 150 वर्कर थे, 150, फिर 5 कम हो गए, 145 हो गए, फिर 5 कम हो गए, 140 हो गए, और इन कितने डेज में? x प्लस 10 डेज। नंबर ऑफ डेज हमने x लिए हैं, 10 ज़्यादा लगेंगे, तो नंबर ऑफ डेज हो गया आपके पास x प्लस 10 डेज। तो ये आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा, और नंबर ऑफ डेज बन गया आपके पास x प्लस 10। अब ये x प्लस 10 आपका n आ जाएगा। A1 हो गया 150, डी आप निकाल लें, 150 माइनस 145 माइनस 150 माइनस 5, और n की वैल्यू आ गई x प्लस 10। नंबर ऑफ डेज बन गया आपके पास x प्लस 10। वैसे तो नंबर ऑफ डेज हमने x सपोज किए थे, लेकिन 10 और ज़्यादा लगने हैं, तो आपके पास n आ गया x प्लस 10, और Sn हो गया 150x। ये टोटल जो वर्क था वो 150x बना था, तो हमने इसको 150x कह लिया। तो फार्मूला यूज़ कर लें, Sn इज इक्वल टू n बाई टू, 2a1 प्लस n माइनस 1d। वैल्यूज पुट कर लें। 150x इज इक्वल टू x प्लस 10 बाई टू, 2 इंटू 150 प्लस x प्लस 10 माइनस 1 इंटू माइनस 5। तो सबसे पहला काम तो ये हुआ कि ये 2 इधर ले जाके आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया 2 इंटू 150x। x प्लस 10 एज इट इज़, 2 को 150 से मल्टीप्लाई कर लिया, 300 आ गया। 10 माइनस 1 किया, तो माइनस प्लस 9 आ गया, माइनस 5 एज इट इज़। तो ये बन गया 300x इज इक्वल टू x प्लस 10। 300 माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 5x माइनस 45। 300x इज इक्वल टू x प्लस 10। अब ये देखें, 300 में से आप ये 45 को माइनस कर दें, तो आपके पास क्या बनेगा? 255 माइनस 5x। मल्टीप्लाई कर लें, 300x इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई करें 255x माइनस 5x स्क्वायर, और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 2550 माइनस 50x। अब ये सारे टर्म्स उठा के लेफ्ट साइड पर लें, तो 300x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 255x प्लस 50x माइनस 2550 इज इक्वल टू 0। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 5x स्क्वायर प्लस 90x माइनस 2550 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 510, और 5 को आप इधर जीरो इधर ला के जीरो से डिवाइड कर दें तो जीरो हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 1 माइनस 510 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया, इक्वेशन बन गई है। अब आप चाहे इसको फैक्टराइज कर लें या इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 15x माइनस 510 आ गया। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 34 माइनस 15 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 34। फैक्टर्स बन गए एक्स प्लस 34 और एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 34 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू माइनस 34 आ गई, इसको आप निगलेक्ट कर दें, क्योंकि नंबर ऑफ डेज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो एक्स की वैल्यू जो है वो 15 बनेगी। अब x की वैल्यू 15 आ गई, तो हमें पता है कि x और n नंबर ऑफ डेज, हमने नंबर ऑफ डेज को x का है, तो आप उसको x कह लें या n कह लें, तो n आपके पास 15 आ गया है। अब उसने खुद कहा था कि टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क वाज कंप्लीटेड। अब उसमें 10 दिन इजाफी लगने थे, तो 15 दिन बनते हैं, 10 और ऐड कर लें तो उसको 25 दिन लगे काम को मुकम्मल होने में। तो नंबर ऑफ डेज आपके पास जो आए हैं वो आए हैं 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25। तो ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, कहता है रेडियो एक्टिव हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी जो हाफ लाइफ है वो 5 ईयर्स है। इफ़ रेडियो एक्टिव लेवल इज 68 माइक्रो क्यूरीज आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद उसकी जो रेडियो एक्टिव लेवल है वो 68 माइक्रो क्यूरीज है। डिटरमाइन द ओरिजिनल लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी।
कि आपने पहले साल की बतानी है कि उसकी रेडियो एक्टिविटी क्या होगी। तो आफ्टर 5 ईयर्स सब्सटेंस बिकम्स हाफ, उसने खुद कहा कि 5 साल बाद जो है ना वो हाफ हो जाएगा, तो आर की वैल्यू 1/2 होगी। हाफ का मतलब क्या होता है? 1/2। तो आर की वैल्यू होगी 1/2। द लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी आफ्टर 20 ईयर्स, उसने बताया कि 20 साल के बाद उस ये जो उसने रेडियो एक्टिविटी का लेवल दिया है वो 20 ईयर्स के बाद दिया हुआ है। तो द लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी आफ्टर 20 ईयर्स कितनी दिया हुआ है उसने? 68 माइक्रो क्यूरीज। टोटल टाइम ड्यूरेशन हमारे पास 20 ईयर्स का है। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि ए वाला आपका इनिशियल लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी है। अब ए एन आपके पास 68 हो गया, आर की वैल्यू 1/2 होगी और एन की वैल्यू 5 होगी। अब उसने खुद कहा ना यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, ये 5 ईयर्स का मतलब है कि एन की वैल्यू 5 है। फार्मूला यूज करें, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर पावर एन माइनस वन, वैल्यूज पुट करें 68 इंटू ए वन 1/2 की पावर 5 माइनस वन। 68 इज इक्वल टू ए वन इंटू, ये इज इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई का साइन, ए वन इंटू 1/2 की पावर 4। 68 इज इक्वल टू ए वन इंटू 1/16, 16 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 इंटू 68 इज इक्वल टू ए वन, और ए वन की वैल्यू आएगी 1088। तो ये आपका आंसर है। Hence the initial level of radioactivity is 1088 microcuries। अगला क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एन ऑब्जेक्ट इन लाइन इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4.5 मीटर पर सेकंड। कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 4.5 मीटर पर सेकंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उसमें आप कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं उसका, आप उसका 2.5 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन जो है ना वो बढ़ाई जा रही है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स टू रीच द वेलोसिटी ऑफ 20 माइल्स पर सेकंड। आपने बताना है कि 20 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी कब होगी। तो गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 4.5 मीटर पर सेकंड, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आप उसको एक्सेलरेशन कितना दिए जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं उसका 2.5 माइल मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम फर्ज कर लेते हैं लेट एन बी द नंबर ऑफ सेकंड्स। अब ए वन की वैल्यू होगी 4.5, ये जो एक्सेलरेशन आप बढ़ाई जा रहे हैं 2.5 2.5 2.5 बढ़ाई जा रहे हैं, ये डी की वैल्यू है। ए वन हो गया 4.5, डी हो गया आपका 2.5 और ए एन हो गया 20। आपने कहाँ तक लेके जाना है वेलोसिटी को? 20 तक। फाइनल वेलोसिटी है 20, तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 20। अब आप एन निकालेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। वैल्यूज पुट करें, 20 इज इक्वल टू 4.5 प्लस एन माइनस वन इंटू 2.5। ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 4.5 प्लस 2.5 एन माइनस 2.5। सॉल्व करें, 20 इज इक्वल टू 2 प्लस 2.5 एन, तो ये 2 उधर जाके माइनस कर लें। 18 इज इक्वल टू 2.5 एन, 2.5 को डिवाइड कर दें, 18 डिवाइडेड बाई 2.5 एन, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 7.2 सेकेंड्स। तो 7.2 सेकेंड्स के बाद जो है ना उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट विद एन इनिशियल करंट ऑफ 1080 माइक्रो एम्पियर्स, कि हमारे पास एक कोई भी सर्किट है जिसका जो इनिशियल करंट है वो 1080 माइक्रो एम्पियर्स है। द टेम्परेचर इन द कंपोनेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 20% टू 17% टू 14%। अब जो कंपोनेंट्स के अंदर जो टेम्परेचर है ना वो डिक्रीज हो रहा है, 20% से 17% पे गया, फिर 17% से 14% पे गया। अज्यूमिंग द ईच टेम्परेचर डिक्रीजेज इज काज बाय डिक्रीज इन द इनिशियल करंट। अब हम ये फर्ज कर लेते हैं, सवाल में कहता है कि हम ये फर्ज कर लेते हैं कि जो टेम्परेचर में डिक्रीज हो रहा है ये क्यों सर्किट के अंदर करंट में डिक्रीज होने की वजह से हो रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट फोर्थ मेजरमेंट। आपने बताना है फोर्थ मेजरमेंट में करंट की वैल्यू क्या होगी। तो गिवन इनिशियल करंट इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट, आपको इनिशियल करंट दिया हुआ था उसने 1080 माइक्रो अम्पेयर्स। डिक्रीज इन टेम्परेचर 20% टू 17% टू 14%, जो टेम्परेचर में डिक्रीज हो रहा है वो 20% से 17% फिर 14% पे चला गया। तो नंबर ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज आपने निकालनी है ऑफ करंट, आपने बतानी है कि फोर्थ मेजरमेंट क्या है। तो नंबर ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ करंट 4, आपने 4 जो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ करंट है वो आप मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ करंट है वो 4 है। तो टेम्परेचर डिक्रीज जो हो रहा है ना वो आप देख सकते हैं वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, 20 से 17, 17 से 14, 20 से 17, 17 से 14, 3 3 कम होता जा रहा है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। अब ए वन कैसे निकालेंगे? अब ए वन क्या है? 20% ऑफ इनिशियल करंट, पहला जो डिक्रीज आया था वो 20% आया था, ए वन आ गया 20% ऑफ इनिशियल करंट।
तो आप क्या करें, इनिशियल करंट को 20% से मल्टीप्लाई कर दें, तो 20% बन जाएगा 0.20 इंटू 1080, वो 216 बन जाएगा। फिर डी आपके पास आ गया, डी कैसे निकालेंगे, डी आप निकालेंगे 17। अब देखो दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू आप माइनस कर लें, यानी कि 17% ऑफ इनिशियल करंट में से 20% ऑफ इनिशियल करंट जो है ना वो माइनस कर लें। दूसरी वैल्यू बनेगी आपकी 7, देखे ना ऊपर डिक्रीज इन टेम्परेचर जहाँ पे लिखा हुआ है 20% टू 17% टू 14%। तो ये परसेंट किसकी बात हो रही है, इनिशियल करंट की परसेंटेज की बात हो रही है। तो डी अगर आपने निकालना है तो वो क्या बनेगा, 17% ऑफ इनिशियल करंट माइनस 20% ऑफ इनिशियल करंट, तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डी इज इक्वल टू 17% 0.17 हो गया, इनिशियल करंट 1080 था, तो बन जाएगा 0.17 इंटू 1080 माइनस 20% बन गया 0.20, और इनिशियल करंट फिर 1080 था, तो इंटू 1080। अब सॉल्व करेंगे तो 183.6 इन माइनस 216, तो डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 32.4। अब आप ये फार्मूला यूज करेंगे S4, फोर्थ मेजरमेंट S4 इज इक्वल टू 4/2 2 इंटू A1 प्लस n माइनस 1D, ये मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। S4 इज इक्वल टू 4/2 2 इंटू 216 प्लस 4 माइनस 1 इंटू माइनस 32.4। S4 हो जाएगा 4, अब आपको पता है डिवाइड होगा 2 इंटू 216 को 2 से मल्टीप्लाई किया 432, 4 माइनस 1 3 हो गया, 3 इंटू माइनस 32.4। तो S4 आ गया 2 इंटू 432 प्लस 3 इंटू माइनस 32.4। S4 हो गया 2 इंटू 432 माइनस 97.2। S4 हो गया 2 इंटू 334.8। S4 आ जाएगा 669.6। तो द वैल्यू ऑफ फोर्थ मेजरमेंट ऑफ करंट क्या होगी, इनिशियल करंट में से ये वैल्यू माइनस कर दें, 1080 माइनस 669.6, तो फोर्थ मेजरमेंट आपकी बनेगी 410.4। ये लास्ट स्टेप जरूर करना है। फोर्थ मेजरमेंट अगर आपने निकालनी है तो उसमें से आपने इनिशियल करंट को माइनस करना है, तो फोर्थ मेजरमेंट आएगी। 410.4 माइक्रो एम्पियर्स। 15 और लास्ट क्वेश्चन, show that the amount of certain sum of money at compound interest r% per year for an n years form GP। कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट ले लें, कोई भी अमाउंट जो इन्वेस्ट हुई हुई है उस पर अगर हम r% इंटरेस्ट रेट लगाएं n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा, ये साबित करें। तो लेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट A1 इज इक्वल टू कैपिटल ए। हम फर्ज कर लेते हैं जो अमाउंट इन्वेस्ट की A1 वो कैपिटल ए है। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कैसे निकालते हैं, आपको पहले भी बताया था, R% है, फर्ज कर लें कंपाउंड इंटरेस्ट रेट R% है, परसेंटेज खत्म करें तो R डिवाइडेड बाई 100 वो बन जाएगा 0.01 R। अब आपको पता है एज द अमाउंट इंक्रीजेज सो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 0.01 R। उसी तरीके से जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, तो R में 1 प्लस 0.01 R आ गया। अब A2 क्या आएगा, A1 R पावर 2 माइनस 1, ये गलत आ गया, ये खत्म कर दें। A2 आ गया A1 R पावर 2 माइनस 1, A1 की वैल्यू A, और 1 प्लस 0.01 R पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये आ गया। A3 आ जाएगा A1 R पावर 3 माइनस 1, A1 की जगह पे A, 1 प्लस 0.01 R की पावर 2। A4 आ जाएगा A4 A1 R पावर 4 माइनस 1 A इंटू 1.0.01 आर की पावर 3, और ए एन आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर पावर एन माइनस वन, ए वन की जगह पे ए लगा दे, 1 प्लस 0.01 आर की पावर एन माइनस वन, तो ये आपके पास आ गया इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म आ गई। और कॉमन रेशियो इसमें क्या आ रही है आप देखें, 1.0.01 आर आ रही है, ये आपकी कॉमन रेशियो आ रही है, जो ब्रैकेट्स में लिखी हुई है ना, ये आपकी कॉमन रेशियो है, ये आपकी कॉमन रेशियो बनती है। तो सीक्वेंस इज जीपी, ये आपका जो सीक्वेंस आ रहा है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है। तो ये आपकी 6.11 एक्सरसाइज हो गई, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मज़ीद कोई भी बात आपको समझना ही हो, पूछनी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।